पेमेंट लिंक से पाएं उधारी फटाफट। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कौशिक, क्या रहा हेमंत बिश्व शर्मा की पॉलिटिकल मैनूवरिंग रही या फाइनली दिल्ली ने दखल दिया? एनपीपी के जो 4 लोग नाराज थे, रात दिन मुख्यमंत्री को कोस रहे थे इस्तीफा देके मंत्री, और लग रहा था कि ओकराम इबोबी सिंह की सरकार बन सकती है, जिस तरह से वो नजमा हेपतुल्ला पे प्रेशर बना रहे थे। फिर फाइनली बीजेपी ने सरकार बनाई कैसे? ये बहुत लंबी कहानी है और इसमें काफी हिस्ट्री है। ये आज की बात नहीं है, एक हफ्ते की बात नहीं है। मैं राजीव सर को देख रहा हूँ और जिस दिन ये पहली दफा हुआ था 17 तारीख को, मैंने एक मैसेज भी भेजा था उन्हें कि ये बताते हुए कि ये अब खेल होगा ओकराम इबोबी सिंह और हिमंत बिश्व शर्मा दोनों के पॉलिटिकल एक्यूमेंट पे। एक तो पॉइंट ये है, लेकिन इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा वापस जाना पड़ेगा। प्लीज। 2002 से लेके 2003 से लेके 2017 तक वहां पे मणिपुर में गवर्नमेंट था ओकराम इबोबी सिंह का, और उनके 2 खास लोग थे। एक तो उनके मिनिस्टर थे जिनका नाम है एन बीरेन सिंह, जो आपका चीफ मिनिस्टर है, सीएम जी। और उस समय डीजीपी रहा करते थे युमनाम जॉय कुमार, जो अब मणिपुर गवर्नमेंट में डेप्यूटी सीएम है और एनपीपी में। तो देखिए, ये तीनों लोग जुड़े हुए थे, एक साथ थे एक समय पे। 2015 में जय कुमार ने बीजेपी ज्वाइन किया था पहले। बीजेपी में उन्हें टिकट नहीं मिला। 2017 के इलेक्शन में खफा हो गए, उन्होंने छोड़ दिया बीजेपी और एनपीपी ज्वाइन कर लिया। इलेक्शन लड़ा, वो जीत भी गए। उसी तरह बीरेन सिंह, ओकराम इबोबी सिंह के साथ उनका कुछ हुआ, अनबन बना, तो वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए और 2017 में वो मुख्यमंत्री बन गए। बाद में ये एनपीपी का युमनाम जय कुमार और बीजेपी का एन बीरेन सिंह दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन दोनों में जो एक समय इबोबी सिंह के खास हुआ करते थे, दोनों में कभी बना नहीं ठीक से, और ये जो अनबन चलता रहा, ये जाके 2020 में जय कुमार ने जब वो रेजिग्नेशन भी दिया और उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया, तो क्राइसिस हो गए। अब इस क्राइसिस में 2 खिलाड़ी मैदान में उतरे। एक तो हम सब जानते हैं हिमंत बिश्व शर्मा। नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी कुछ भी हो जाए, बीजेपी के लिए संकट आ जाए, तो अगर वहां पहुंच जाए हिमंत बिश्व शर्मा, तो मान लीजिए वो संकट खत्म हो जाएगा। ये मैं 2 दफा प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। एक बार तो लाइव टीवी में राजदीप के साथ मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था, जब वो मेघालय में गवर्नमेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मैंने बोल दिया था कि बीजेपी का हिमंत निकल चुका है, मतलब वहां बन जाएगा कुछ ना कुछ। हालांकि कांग्रेस ने भेजा था अहमद पटेल जी और मुकुल वासनिक को, लेकिन कुछ बना नहीं। यहाँ पे भी कांग्रेस ने 2 भेजे थे, गौरव गोगोई और अजय माकेन को, लेकिन कुछ बन नहीं पाया। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस खेल में राजकुमार इमो सिंह ने। अब ये कौन है राजकुमार इमो सिंह? ये कांग्रेस का एक नेता है काफी दिनों से। इनके पिता जयचंद्र सिंह राजीव गांधी कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे और गांधी फैमिली के काफी क्लोज है। और इनके एक और आइडेंटिटी है, ये बीरेन सिंह जो सीएम है उनके दामाद है। लेकिन इसके बावजूद राजकुमार इमो सिंह ने कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था। वो कांग्रेस में ही थे, अब तक कांग्रेस में ही चल रहा था। लेकिन कई लोग मणिपुर में बोलते हैं कि इनके सौभाग्य थे कि वो कांग्रेस का जो प्रिविलेजेस है, जैसे कांग्रेस में जो प्रोमिनेंस उन्हें मिलना चाहिए था, वो भी मिला था। कई लोग बोल रहे थे कांग्रेस के नेक्स्ट नेता इबोबी सिंह के बाद राजकुमार इमो सिंह ही बनेंगे, और साथ में जो मुख्यमंत्री के दामाद होने के जो फायदे हैं वो भी उन्हें मिल रहे थे। तो आखिर में क्या हुआ, जब संकट में आ गए ससुर जी, तो दामाद ने छोड़ दिया साथ इबोबी का, और राज्यसभा इलेक्शन में खुद भी वोट किया बीजेपी के लिए, जहां पे हम देख रहे थे कि कांग्रेस के पल्ला भारी है। खुद भी वोट किया और साथ में एक एमएलए ले आए। अब ये कौन है? ये ओकराम इबोबी सिंह के नेफ्यू है, भतीजा। अब देखिए, फैमिली में ही तो बगावत कर रहे हैं और उन्हीं के परिवार वाले खिसक लिए बीजेपी के साथ जी। और ये सारे खेल में जो रोल प्ले किया, कुछ फोन कॉल्स और एक विजिट,
हिमंत बिश्व शर्मा के। तब तक राज्यसभा इलेक्शन तक तो हिमंत बिश्व शर्मा ने विजिट भी नहीं किया था, वो फोन पे ही चला रहे थे काम। लेकिन ये खेल है, ये बहुत पुराना खेल है, अलग अलग लोगों की अलग अलग किरदार है, लेकिन आप इसको एकदम पॉलिटिकल थ्रिलर की तरह पढ़ सकते हैं। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन आखिर बाजी एज यूजुअल हिमंत बिश्व शर्मा ने मार लिया, और शायद राहुल गांधी फिर से अपने उस डिसीजन पे पछता रहे होंगे कि क्यों जाने दिया, क्यों कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे। देखिए सौरभ, एक बात है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो केंद्र में सरकार होती है, उनको एडवांटेज है। हेमंत बिस्वा शर्मा जरूर एक क्राइसिस मैनेजर उभर कर आए हैं बीजेपी के लिए, संकट मोचन कहिए जो भी है, लेकिन आप ये जानिए, जब अगर सरकार कल केंद्र में बदलती है और हेमंत तो भाजपा में फिर रहते हैं और फिर इसी तरह से मणिपुर या मेघालय में अपना चमत्कार दिखा पाते हैं, तो मैं वाकई मानूंगा उनको। आप जानिए, ये जब आपके पास केंद्र में सरकार होती है, पूर्वोत्तर के राज्यों की पॉलिटिक्स मैनेज करना आसान होता है। आसान नहीं, लेकिन कुछ हद तक आसान होता है। राजदीप, असम में बीजेपी जीती ना? नहीं, मैं कह रहा हूं, आप जो छोटे राज्य पूर्वोत्तर के हैं, अगर आपको 4 एमएलए एक तरफ करने, 3 करने, ये देखिए वहां एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मतलब नहीं है। वो मेरे गोवा की तरह है। 1990 के दशक में गोवा में 9 सरकारें हुई। क्यों? क्योंकि छोटी सरकारें थी, 2 एमएलए यहाँ से, 1 एमएलए वहां से ले लो, सरकार बनती थी या बिगड़ती थी। उसी तरह से मणिपुर जैसे राज्य में भी यही हुआ है। कई सालों तक इबोबी सिंह ने एक तरह से स्थिरता लाई, 15 साल 14 साल जब वो मुख्यमंत्री रहे। उसके पहले मणिपुर का इतिहास देखिए, सरकारें लगातार बदलती गई या मुख्यमंत्री कम से कम बदलते गए। अब भाजपा ने भी निर्णय लिया है कि एक जमाने में जो कांग्रेस करती थी पूर्वोत्तर राज्यों में, अब हम करेंगे। हमारे केंद्र में सरकार, ये आपको सीबीआई भी तो पहुंच गई। नहीं, कौशिक ने एक बात नहीं बताई। ये जो 4 एनपीपी के एमएलए थे जो बागी होने वाले थे और कांग्रेस में के साथ समझौता करने वाले थे जॉय कुमार को लेकर, उनको हेमंत बिस्वा शर्मा कहां ले आए मेरे दोस्त? दिल्ली ले आए। किसको मिलने? आपके दोस्त अमित शाह जी को। आप जानिए, कहानी में ट्विस्ट होती है, ये कोई डायरेक्ट कहानी नहीं होती। मणिपुर की राजनीति को दिल्ली एक तरह से कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि दिल्ली दबाव कर सकता है, कुछ लोभ दे सकता है। अब ये जो डीलिंग्स जो होती है, जब आपको पास केंद्र में सरकार होती है, तो ये आसान नहीं। जैसे मैंने कहा, कुछ हद तक कॉनराड सांगमा, एनपीपी के नेता, मेघालय के मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह, जब ये 3 एक साथ आ जाए तो वो बेचारे क्या करेंगे? 4 एमएलए, दूसरी तरफ अजय माकन और गौरव गोगोई, कहां बराबर का मुकाबला ही नहीं था मेरे दोस्त। राहुल गांधी, अरे क्यों नहीं किया बराबर का मुकाबला? क्यों ऐसे कमजोर भेजे? हेमंत बिश्व शर्मा तो 10 साल से यही कह रहे हैं कि आप गौरव गोगोई को क्यों आगे बढ़ा रहे हो? जिन्होंने आपकी पार्टी को मजबूत किया, उनको आगे बढ़ाओ। देखिए, वो कमजोरी कांग्रेस हाईकमांड में है कि वो जो बीजेपी में, अब जो नई बीजेपी जो है कि हर एक सीट के लिए लड़ेगी। मणिपुर में क्या एक राज्यसभा सीट के लिए लड़ाई हुई है, लेकिन एक राज्यसभा सीट भी आप नहीं छोड़ेंगे, एक सरकार भी नहीं छोड़ेंगे। 28 सीट कांग्रेस को आई ना, 60 मेंबर असेंबली में 2017 में चुनाव हुए, बीजेपी को 21 आई। फिर भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है। जो गोवा में हुआ वही मणिपुर में हुआ। बीजेपी, ये जो नई बीजेपी है, ये कुछ भी करेगी सत्ता के लिए। और कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, और उनके नेता, अगर नेता ज्यादा टाइम ट्विटर पर करे तो सरकार कैसे बनेगी या बिगड़ेगी आपकी? कौन करेगा? बचाएगा कौन सरकार? सरकार बचाने या बनाने के लिए? मैं ये बात तो मान रहा हूँ, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नॉर्थ ईस्ट के गवर्नमेंट आते हैं, बहुत सारी वजह, हिस्टोरिकल वजह है, कांग्रेस के साथ भी अलाइन रह चुके हैं। लेकिन ये भी मत भूलिए कि वहां पे और एक स्टेट है मिजोरम, जहां पे बीजेपी कुछ नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट मेघालय में भी बीजेपी कुछ नहीं कर पा रहे। ये जरूरी नहीं है कि बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है वो कुछ कर पाएंगे, और ये सारे पैसे का ही खेल है। इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल रहे हैं, जैसे कि मेघालय के मैं इंपॉर्टेंट केस बोल रहा हूँ, वहां पे सिर्फ 2 बीजेपी एमएलए है। ये जरूरी नहीं कि इसलिए बीजेपी के साथ अलाइन किया, क्योंकि वो बात होते तो जो मिजोरम के सरकार है वो भी बीजेपी के साथ अलाइन करते। उन लोगों ने नहीं किया। ये दोनों क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, और वहां पे दिक्कतें हैं लोकल पार्टीज का बीजेपी के साथ अलाइनमेंट करने में भी।
लेकिन कौशिक जी माफ कीजिए, लेकिन सब एनडीए में है आज की तारीख में। कॉन्राड सांगमा एनडीए में वो लोग है, सरकार एनडीए में है, शामिल है। वो तो फॉर्मूला नॉर्थ ईस्ट के पार्टी का फॉर्मूला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं, सेंटर में जो होते हैं, उनको वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उससे काफी सारे इश्यूज होते हैं जैसे डेवलपमेंट फंड इत्यादि। लेकिन जो स्टेट लेवल पे है ये जरूरी नहीं, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो वहां पे बगावत ही नहीं होते। सबसे पहले बगावत करने की, बगावत किया, बार्गेन किया। कौशिक एक बात, छोटी सी बात मुझे बताइए, इबोबी सिंह जाते हैं अपना दावा पेश करने पिछले हफ्ते कि मेरे पास अब मेजोरिटी है। एक हफ्ते बाद क्या होता है, सीबीआई की पुरानी जो केस है उनके खिलाफ उनको समन किया जाता है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, वो बाद में हुआ, उसका तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उससे पहले वो होता तो वो राजकुमार इमो सिंह बहुत पहले ही ससुर जी के पास आ जाते। क्यों अब तक वेट करना पड़ा राजकुमार इमो सिंह को वो शिफ्ट करने में, या वो जो ओक्राम हेनरी है उन्होंने जो बगावत किया, या जो बगावत नहीं एक तरह से उसने क्रॉस वोटिंग किया, और बाकी जो एनपीपी के लोग हैं, या ये जो बाकी और एक टीएमसी के लोग हैं, उन लोगों ने जो बगावत किया, अब किया बहुत क्यों किया? अगर इतना ही डर होता बीजेपी का, वो नहीं करते। और वो मणिपुर एक ऐसी, आपने एक बात सही बोला है कि वहां पे गोवा की तरह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं चलता है। ये सारे खेल पर्सनल इक्वेशन का है, क्योंकि वो मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहां पे टीएमसी, ममता बनर्जी के टीएमसी बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करके अब तक कर रहे थे। अभी वो टीएमसी का एमएलए ने शिफ्ट मारा कांग्रेस की तरफ, और मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन वहां रहेंगे, वो भी वापस आ जाएंगे इधर। तो वहां पे और गोवा पे भी शायद एक बात है कि वहां पे इंटरपर्सनल इक्वेशन कैसे होते हैं, और यही पे ये जो हिमंत बिश्व शर्मा है, इनका रोल मजबूत है। क्योंकि उस दिन मैं उनसे बात कर रहा था तो एक बात का दुख प्रकट किया बातों में। वो बात ये था, मैंने बाद में सोचा कि मुझे ना आजकल के जो कांग्रेस के नेता उभर के आ रहे हैं, वो नए आ रहे हैं, तो उनसे मेरी ज्यादा जान पहचान कम होते जा रहे हैं। ये उनके दुख की बात है। और तब मुझे सोचने पर मैंने मजबूर हुआ कि शायद इनका सबसे बड़ा गेम प्लान यही है और स्ट्रेटेजी यही है। इनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हर पार्टी में इनके लोग हैं, ये जानते हैं, उनके साथ एक वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, कल किसी और पार्टी में चले जाए हिमंत बिश्व शर्मा, इनका जो पर्सनल इक्वेशंस है अक्रॉस पार्टी लीडर्स के साथ, ये मैंने देखा है बड़े बड़े दिग्गज नेताओं में, जैसे शरद पवार में है, आप ज्यादा जानते होंगे, दिग्विजय सिंह में है। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस है, इनके जो इक्वेशन सिर्फ अपने पार्टी को साथ में लेके चलने में ही नहीं मानते, वो सोचते हैं कि पूरे अक्रॉस पार्टी उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन सही बैठना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस के पास बहुत कम नेता हैं जो, जैसे कौशिक ने कहा, जिनकी इस तरह की नेटवर्क है। हर पार्टी, हर तरफ मेरे, चारों तरफ मेरे आदमी हैं, ऐसे बहुत कम नेता बच गए हैं कांग्रेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि कांग्रेस कमजोर पड़ जाता है कभी कभी इस तरह की खेल में। ये सब पैसे का भी खेल है, लेकिन नेटवर्क और पर्सनल रिलेशनशिप का भी खेल। एक मैं कौशिक, पैसे का जरूर है। कौशिक, मैं इस सेगमेंट का एक आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूं कि हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मतलब ये इस राजनीतिक आकांक्षा पे किसी किस्म की पर्देदारी नहीं है। अभी वहां के सपा-सालार हैं, वहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। बीच बीच में खबरें आती जब हेमंत बिश्व शर्मा थोड़े डाउन हो गए, फिर एकदम से उनकी जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है वो समझ में आने लगती है। उनको क्या लगता है बीजेपी उनको कब प्रोजेक्ट करेगी? क्या उनको केंद्र में लेके आएगी? और वहां पर सर्बानंद और हेमंत बिश्व के आपस में किस तरीके का रिलेशन है? पावर का डिवीजन किस तरह का है? देखिए, ये जो लास्ट 4 साल हो गया है, इसमें दोनों नेताओं को एक बात की क्रेडिट देना पड़ेगा कि दोनों ने अपने बीच जो तनाव है, नहीं है, जो भी है, उन दोनों ने अंडर प्ले करके रखा है। उन्होंने एक बार भी मौका नहीं दिया कि वो बाहर उभर के आए। जहां पे भी कोई दिक्कतें आए तो दोनों ने आपस में सुलझा लिया, क्योंकि दोनों को इस बात का एहसास है कि बाहर आ जाएंगे तनाव तो दोनों को ही नुकसान हो सकता है। लेकिन अब बात यह है कि कितने लंबे वेट करेंगे।
बीजेपी सेंट्रल कमान के लिए ये दिक्कत है कि वो सर्बानंद सोनोवाल के भी एक अपना पॉपुलैरिटी है, एक अपना इमेज है और एक स्कीम पे वो भी फिट बैठते हैं। और हिमंत बिश्व शर्मा तो इंडिस्पेंसिबल ही हो गया है एक तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में। तो अब कितने देर हिमंत बिश्व शर्मा वेट करेंगे, अपने एम्बिशन को नीचे रखेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन जहां तक अगर मुझे पूछेंगे तो मुझे लगता है, समझ लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोई ऐसे अगर आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिले हिमंत बिश्व शर्मा से कि मैं थक गया हूँ राजनीति से और मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मैं थोड़ा सा संन्यास लेना चाहता हूँ, फैमिली को टाइम डिवोट करना। अब इसमें भी आप गलत नहीं ठहरा सकते उन्हें कि वो अब डिमांड करे कि मुझे कुछ रिवॉर्ड दे दो। काफी उन्होंने बीजेपी के लिए करके दिया। और बीजेपी सेंट्रल कमान के लिए भी ये दिक्कत है कि एक सीएम को लोकल पॉलिटिकल इक्वेशन को भी देखना पड़ेगा। जो कास्ट इक्वेशन नहीं है असम में, एथनिसिटी पे बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। तो इन सबको देखते हुए बीजेपी सेंट्रल कमान के लिए यह चैलेंज होगा कि हिमंत बिश्व शर्मा को कैसे एकोमोडेट करे, क्या उनके एम्बिशन को फुलफिल करने दिया जाए, और अगर वो हो जाए तो सर्बानंद सोनोवाल को कैसे एकोमोडेट करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के सामने ये बहुत बड़ा चुनौती है।